हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इसमें हम कवर करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं इस सेमेस्टर एग्जाम्स में और अगले एग्जाम्स में भी। आप इन क्वेश्चंस को पढ़े ही, प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस या ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको इस साल भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें जैसे बताया गया था कि डिस्कशन होता है ओवर अ वेरी इंटीग्रल टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ लव, कि लव कैसा होना चाहिए, रिटोरिक्स क्या होते हैं, और रिटोरिकल हम जो बातें करते हैं ऐसी ऐसी बातें जो दूसरों को परसुएट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बातें करते हैं। समझो मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ कि यार वो चीज तो कितनी ज्यादा महंगी थी। अब ये क्वेश्चन नहीं है कितनी ज्यादा महंगी थी, ये एक रिटोरिक क्वेश्चन है, एक रिटोरिक स्टेटमेंट है जो ये बता रही है कि वो कितनी ज्यादा एक्सट्रीमनेस ऑफ इट्स प्राइस, कि वो कितनी ज्यादा महंगी थी। तो ऐसे ही इन टॉपिक्स के ऊपर हमारी वाली रीडिंग थी। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि सोक्रेट्स कैसे डिफरेंस बताते हैं एक सच्ची परसुएजन यानी कि एक सही टाइप की रिटोरिक स्टेटमेंट में और एक झूठी बनावटी रिटोरिक स्टेटमेंट में। और दूसरा इनका क्वेश्चन है, इस दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, प्रेफरेंस फॉर ओरल डायलॉग ओवर रिटन कम्युनिकेशन। अब ओरल डायलॉग क्यों बेटर है रिटन कम्युनिकेशन से? ओरली कम्युनिकेट करना क्यों बेटर रहता है किसी से भी रिटन कम्युनिकेशन करने के बजाय, अगर आपको उसके बारे में सच्चाई जाननी हो तो। मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझाने का ट्राई करूंगी। इसमें ये कहते हैं कि रिटोरिक सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जिससे आप किसी को परसुएट करो, किसी को मैनिपुलेट करो, किसी को उसकी चीज, किसी को बहुत ज्यादा बना बढ़ा चढ़ा के बात बोलो, बल्कि रिटोरिक वो चीज है, रिटोरिक वो आपकी आपका वो इंटीग्रल फीचर है जिससे आप अपने ओपिनियंस को एक बहुत ही डीप वे में दूसरों को समझा सकते हो। फॉर अ बेटर एंड डीपली रूटेड अंडरस्टैंडिंग यू यूज रिटोरिक्स। तो फर्स्ट पैराग्राफ का निचोड़ ये हो जाता है। यू कैन ऑल्सो कैप्चर अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस और इसको आप यूज कर सकते हैं एज important points or basis of your answer in your exams. Second paragraph here says the soul, according to Socrates, embodies a divine tripartite nature, the rational, the spirited, and the appetitive. So here he says कि हमारी जो सोल है वो तीन पार्ट में है, तीन डिवाइन पार्ट में है। जो आपका स्पिरिटेड पार्ट, जो आपका रेशनल पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका इंटेलेक्चुअल पार्ट है जिससे आप रीजनिंग कर पाते हो, चीजों को समझ पाते हो। दूसरा पार्ट द स्पिरिटेड पार्ट, ये वो पार्ट है जिसके अंदर आपका करेज होता है, आपकी हिम्मत होती है, एक एम्बिशन का पार्ट होता है जहाँ पे आप कुछ अचीव करना चाहते हो। एंड द थर्ड वन हियर इज, जो हमारी है ये वाली, द एपेटिटिव नेचर। अब ये क्या होता है? वो पार्ट जिसमें आपके पैशंस आते हैं, आपकी डिजायर आती है कि आप क्या पाना चाहते हो, आपके अंदर कितनी चाह है उस चीज को पाने की। तो ये तीन पार्ट मिलके हमारी सोल बनाते हैं, हमारी सोल के तीन इंटीग्रल पार्ट हैं और इनको अचीव करने के लिए रिटोरिक्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं तीन पार्टों को रिटोरिक्स सबसे ज्यादा एम करते हैं। He distinguishes between genuine persuasion that leads to enlightenment। जो सही genuine persuasion होगी उससे आपको सही राह दिखेगी, आपका enlightenment होगा, you will get the right choices। और जो false persuasion होगी वो हमेशा डिसेप्टिव फॉर्म्स यूज कर रही होगी, ऐसी चीज यूज कर रही होगी जो आपको गलत राह पे लेके जाएगी, जैसे गलत चीजों के बारे में शिक्षा देके आपको गलत चीजों पे डालने की। जैसे कि आजकल का प्रीस्टहुड है, जो मॉडर्न प्रीस्टहुड है, वो कैसे काम कर रहा है? लोगों को ये बोल के कि आपको ये अगर आप इतने दिनों का व्रत रखोगे और ये करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और अगर आप इतने पैसे चढ़ाओगे तो आपको ये मिलेगा, और जो पैसे चढ़ाते हैं उनको क्या नहीं मिलता। ऐसी बातें, मैनिपुलेटिव बातें जो असली में फॉल्स टाइप ऑफ परसुएशन होती है। थर्ड पैराग्राफ, Socrates raises concerns about written communication, noting its limitation in adapting to the audience's needs and fostering genuine dialogue। अब एक उन्होंने सेकंड पार्ट का आंसर स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे कि रिटन कम्युनिकेशन क्यों बेटर है कंपेयर टू ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे कहते हैं कि जब हम ओरली कम्युनिकेट करते हैं किसी से
तो हम रियल टाइम अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं। जो जो मेरे दिमाग में आता जाएगा मैं बोलती जाऊंगी और मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। यही अगर मैं रिटन टेक्स्ट में लिखूं तो जो मेरे आज के आइडियाज हैं वो आपके पास बाद में डिलीवर होंगे। क्या पता वो बात उस टाइम तक उतनी रेलिवेंट रहे या ना रहे। क्या पता जैसे मैं समझाना चाह रही हूँ थ्रू एक्सप्रेशंस वो आपको समझ आए ना आए ओवर रिटन कम्युनिकेशन। इसलिए ओरल डायलॉग्स आर ऑलवेज बेटर कंपेयर टू द रिटन कम्युनिकेशन। और सोक्रेट्स का तो ये स्पेशलिटी है कि वो रिटन डायलॉग्स वो ऐसे लिखते हैं कि ये बता पाते हैं कि डायलॉग्स की क्या इम्पोर्टेंस है। अब देखो जैसे कि आप ये प्लेटो फ्रॉम फेड्रस में पढ़ सकते हैं कि दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं। ओके, जो प्लेटो हमारे जो प्लेटो और यहाँ पे सोक्रेट्स हैं ये बात कर रहे हैं। अब इन दोनों का यहाँ पे मतलब सॉरी सोक्रेट्स और फेड्रस बात कर रहे हैं। अब जो इन दोनों का आपस में बात करने का तरीका है इससे हमें समझ आ रहा है कि इनके आइडिया एक इंसान क्वेश्चन पूछता है तो दूसरा बताता है। जैसे सॉक्रेट्स बोलते हैं कि नेचर ऑफ लव कैसा होना चाहिए, उसमें हमें ब्यूटी भी देखनी चाहिए, गुडनेस भी देखनी चाहिए, सच्चाई भी देखनी चाहिए। फेड्रस उसके बदले में लिजियास के पर्सपेक्टिव बताते हैं कि कैसे लव की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है और आपको उसके लिए इतना लवर नॉन लवर में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि सोक्रेट्स का लिखने का जो स्टाइल है वो कैसा है कि वो डायलॉग्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। डायलॉग्स अब रिटन चाहे वो रिटन में हम पढ़ रहे हैं पर वो ओरल कम्युनिकेशन को रिटन में कन्वर्ट करके हम पढ़ रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेटर कंपेयर टू रिटन कम्युनिकेशन क्योंकि उसमें स्टैटिक टेक्स्ट नहीं होते। एज यू कैन सी हियर स्टैटिक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो रिटन हमारी कम्युनिकेशन होती है उसके टेक्स्ट ऐसे हैं जो बंधे हुए हैं, उसके अलावा हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। उस इंसान ने वो बात बोल दी, उसका कोई आंसर नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं मिल रहा है हमको। जबकि ओरल कम्युनिकेशन में हमें उन दोनों का इंटरेक्शन दिख रहा है कि कैसे इंटरेक्शन करने से अलग अलग क्वेश्चंस अराइज होते हैं, अलग अलग एनालिटिकल फॉर्म अराइज हो जाती है। In essence, Socrates' discourse in Phaedrus underscores the profound significance of rhetoric in guiding the soul towards truth and virtue, emphasizing the importance of genuine understanding over mere persuasion. अब हमें इस पूरे में कंक्लूजन मिल जाता है कि सॉक्रेट्स बताते हैं कि जो इनकी बातचीत हुई है आपस में सॉक्रेट्स और फेड्रस की हमारी इस रीडिंग में, इससे हमें क्या पता चलता है कि रिटोरिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है, परसुएशन की सिग्निफिकेंस क्या है। किसी को अगर हमें अपनी बातों में लाना है चाहे वो अच्छे तरीके से हो या बुरी तरीके से तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और सेकेंडली हमें ये पता चलता है कि हमें सिर्फ किसी को अपनी बातों में नहीं लाना है, उसको वो बात समझानी भी पड़ती है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ओवर मेयर परसुएशन इज एक्सप्लेन्ड थ्रू दीज पॉइंट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question here is discuss Immanuel Kant's concept of the beautiful as presented in his Analytic of the Beautiful. Elaborate on Kant's distinction between the beautiful and the agreeable, emphasizing how these concepts contribute to his overall philosophy of aesthetics. So the question here is कि Immanuel Kant के हिसाब से beautiful term को कैसे express किया गया है, what is the definition of a beautiful थिंक और अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू हिम। जैसे कि इस रीडिंग में बताया गया है इलैबोरेट ऑन कांट्स डिस्टिंक्शन। कांट कैसे बताता है कि ब्यूटीफुल और अग्रीएबल में डिफरेंस क्या है और हमें इसी के बारे में पढ़ना है एस्थेटिक्स को दिमाग में रखते हुए। तो बेसिकली इसका आंसर स्टार्ट होता है इमैनुअल कांट एनालिटिक ऑफ द ब्यूटीफुल प्रेजेंट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन ब्यूटी। सेट ऑफ प्रिंसिपल अब वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो या ना हो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल डिफर्स फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। हर इंसान के हिसाब से द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल इज डिफरेंट। तो इसी के हिसाब से हमारी एस्थेटिक जजमेंट बनती है कि अकॉर्डिंग टू अ पर्सन, अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल, उसके हिसाब से ब्यूटीफुल क्या है। Kant argues that judgment of taste concerning the beautiful
possess a unique quality of subjective universality. अब देखो, मैं आपको फटाफट से एग्जाम ये पूरा पैराग्राफ बता देती हूँ बहुत ही इजी टर्म में। इसमें इतना बताया गया है कि सब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है इंसान एज एन इंडिविजुअल क्या पसंद करता है, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है पूरी दुनिया क्या पसंद करती है, कि एक कंबाइंड पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया का क्या होता है। ठीक है। अब सब्जेक्टिव यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी चीज को जज कर रही हूँ तो ये दिमाग में रख के जज करूं कि अगर यही कोई और जज करता तो क्या ये चीज ठीक होती, क्या ये चीज मोरली ठीक होती। अगर मैं किसी चीज को क्रिटिसाइज भी कर रही हूँ तो ये सोच के करूँ कि अगर पूरी दुनिया, पूरी जो ऑब्जेक्टिविटी हम लेके चलते हैं कि कलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर मुझे जज करे, मेरे वर्क को जज करे, तो क्या ये मोरली ठीक होगा। दैट इज द पॉइंट। Kant also distinguishes between the beautiful and the agreeable. इसको फटाफट हम पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पर अंडरलाइन करने का ट्राई करेंगे इसको। So the agreeable is associated with sensory pleasures. agreeable का मतलब क्या है, जो हमें देख के अच्छा लग रहा है। ओके, हमें देखा हमने और हमें लगा कि अरे वाह, आंखों से देखा, सेंसेस में हमारे सेंसेस को प्लीड हुआ हमारे कि वाह ये दिखने में अच्छा है या सुनने में अच्छा है, टेस्ट करने में अच्छा है, पर उसकी यूनिवर्सैलिटी नहीं है कोई, है ना। तो यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या हो, अकॉर्डिंग टू द होल वर्ल्ड उसको अच्छा नहीं माना जाता, या उसको सुंदर नहीं माना जाता, या उसको बेटर नहीं माना जाता। ठीक है। जबकि ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक शेयर्ड सेंस ऑफ एस्थेटिक अप्रिसिएशन। वो सबको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, यानी उसमें सब्जेक्टिविटी भी है, इंडिविजुअल की पसंद भी है, और ऑब्जेक्टिविटी भी है, दुनिया को भी पसंद है। The distinction between the beautiful and the agreeable contributes significantly to Kant's broader philosophy of aesthetics. यही कि एक इंडिविजुअल को क्या पसंद होता है और पूरी ऑब्जेक्टिविटी, पूरी दुनिया को क्या पसंद होता है, इसी से बनती है कांत की ये थ्योरी, कांत की एस्थेटिक्स की फिलॉसफी। हमें इस पूरे जो हमारे एनालिटिकल ब्यूटीफुल जो हमारा टेक्स्ट था, हमारी थ्योरी थी, इसमें पता चलता है कि कैसे एक इंसान को चीजें अलग अलग तरीके से पसंद आ सकती हैं, या सिर्फ देखने में अच्छी लग रही है। इसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपको अंडरलाइन कर सकती हूँ यहाँ पे, डिसइंटरेस्टेड नेचर ऑफ एस्थेटिक प्लेजर। ये है हमारा यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, डिसइंटरेस्टेड नेचर ऑफ एस्थेटिक प्लेजर का मतलब होता है हमें वो चीज देखने में अच्छी लग रही है पर हमारा मन नहीं है, हमें पता है कि हम उसको ला के अपनी जेब में अपने पास तो रख नहीं सकते। जैसे आई अप्रिशिएट मून एज अ पर्सन, अब मुझे देख के पसंद है, मुझे उसको पोजेशन नहीं करना है, मुझे उसको अपने पास नहीं रखना है। तो this is disinterested nature of aesthetic pleasure. I hope you understood these two questions. For more videos like this, do not forget to subscribe, press the bell icon, put down in comments if you have any kind of doubt, and keep watching, keep learning. Thank you guys.